सुनो, एक काम करो। हेलो। हाँ जी पंकज जी। आज जो है मैं सबसे पहले जो भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन सभी का अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ अपने इस रूबरू कार्यक्रम में। ये सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं सुनीता सिंह, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जाट एकता मंच भारत महिला प्रकोष्ठ और संस्थापक अध्यक्ष जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा, जो कि एक महिलाओं की संस्था है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है समाज सेवा में। और जाट वंशावली एक बहुत ही उभरता हुआ संगठन है और इसमें भी मैं उपाध्यक्ष हूँ, संस्थापक उपाध्यक्ष। और एक है भारतीय जनसेवक समाज, जो सर्व समाज की संस्था है और ये भी समाज सेवा का कार्य करती है, आगरा में कार्यरत है। उसमें भी मैं उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रही हूँ इस समय। तो आज यहाँ इस कार्यक्रम में आप सबके रूबरू होने का मुझे जो मौका मिला है वह हमारे भाई श्री पंकज सिंह जी द्वारा मिला है, जो कि चौधरी एंटरप्राइजेस के CEO हैं, जिन्होंने ये एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। और मैं उन्हें यहाँ जोड़ने के लिए आप सभी से रूबरू होने के लिए जो उन्होंने मुझे हम लोगों को मौका दिया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं, जिससे कि सभी लोग सामाजिक रूप से जो सक्रिय हैं या जो आना चाहते हैं इस फील्ड में और अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उन्हें एक मंच देने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं जो है बिल्कुल हूँ और आशा करती हूँ कि इस कोविड पैंडेमिक में आप सब लोग भी राजी खुशी होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा निराशा भरा दौर है। ये इस तरीके। हेलो, हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, हाँ पंकज जी, आवाज़ आ रही है? अब बताइए। अब आवाज़ ठीक, आई होप कि अब आवाज़ ठीक आ रही हो। तो ये जो आज का दौर है हमारा, ये कोविड वाला जो दौर चल रहा है, इसने हम सभी को बहुत परेशान किया, आपको, हमको, पूरे, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि पूरा विश्व ही इस समय एक बहुत निराशा भरे दौर से गुजर रहा है। और इसमें हम सभी जो है समाज सेवियों का एक कार्य हो जाता है कि हम अपने अपने स्तर से जितना भी हम कर पाएँ समाज के लिए वो करें और सभी को सहयोग दें। एक मिनट में चेक करती हूँ, एक्चुअली फ़ोन में इतनी आवाज़ है शायद। अब देखिए, आवाज़ आ रही है पंकज जी? माइक एक्चुअली फ़ोन से कनेक्टेड हूँ मैं, और माइक तो इतना ही इसकी आवाज़ कर रहा है। अब आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो फुल है पंकज जी, मेरा फ़ोन ऐसे ही काम कर रहा है। एक मिनट, मैं ज़रा 1 सेकंड का टाइम दीजिए, दूसरा फ़ोन जो है लेती हूँ। 1 सेकंड, एक मिनट के लिए क्षमा चाहूँगी।
शुरू करूँगी। हेलो, हाँ जी पंकज जी, अब बताइए, अब आ रही है आवाज़ इस माइक से? हाँ जी। सबसे पहले तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये शायद जो है इस तरीके से रूबरू क्या मैं बताऊं, मेरी कमी ये रही कि मैं कुछ बहुत पारिवारिक कार्यों में बिज़ी थी, और मैंने पंकज जी से आग्रह भी किया था कि मैं बिज़ी रहूंगी, थोड़ा सा बहुत अर्जेंट कार्य था। लेकिन जो है कोई नहीं, उसी वजह से थोड़ी व्यवस्था में कमी हो गई, पर देर आए दुरुस्त आए। अब शायद आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। आपका पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत बधाई आप सभी को मेरे से जुड़ने के लिए, रूबरू होने के लिए और मेरे विचारों को सुनने के लिए। सबसे पहले मैं संक्षिप्त में आपको अपना परिचय दे दूं कि मैं राष्ट्रीय जाट एकता मंच भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला विंग की। और जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा एक हमारी संस्था है, उसकी मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। ये एक महिलाओं की संस्था है और हम सभी महिलाएं मिलकर समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य हम लोग करते रहते हैं। जाट वंशावली में मैं उपाध्यक्ष हूँ, और ये भी एक सामाजिक संस्था है। सभी अराजनीतिक संस्थाएं हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, और भारतीय जनसेवक समाज, इसमें भी मैं उपाध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रही हूँ, और कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं समाज को दूँ, जितना भी मुझसे बन पड़े, क्योंकि ईश्वर ने अपनी जो है काफ़ी नेमत बख्शी है, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे कार्य करने की क्षमता के रूप में हो। तो मुझे लगता है कि जितना हमें ऊपर वाले ने दिया है, उसका कहीं हम थोड़ा बहुत भी अगर समाज में कार्य के द्वारा किसी को दे सकें, तो वो शायद एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं इस समय वर्तमान निवास मेरा आगरा में है, और आगरा में ससुराल पक्ष से हूँ। मायके से मैं ज़िला बिजनौर से हूँ, और यूपी की ही रहने वाली हूँ, और यूपी में ही हमेशा मैं पली बढ़ी। मेरे जो पिताजी थे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जब थे तो वो सर्विस में थे, और उनकी एक सरकारी नौकरी थी, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफ़र होता रहता था जगह जगह। मैक्सिमम 3 इयर्स, 1 साल एक जगह हम लोग रहते थे, और कभी कभी 2 साल में भी ट्रांसफ़र हो जाया करते थे। तो मैंने यूपी के, मैं कहूँ तो सहारनपुर से लेकर इलाहाबाद तक सारे शहर मैंने देखे हैं ज़्यादातर, क्योंकि कहीं मैं बचपन में रही, कहीं बड़े होकर रही। फिर जब मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद मेरे पति भी सरकारी नौकरी में ही हैं, उनकी भी जगह जगह पोस्टिंग होती रही। तो मैं कहूँ तो यूपी की सांझी विरासत को मैंने जिया है, चाहे वह मेरठ की खड़ी बोली हो, हरियाणवी टच हो उसमें, या फिर नोएडा एनसीआर की पंजाबी टच वाली बोली रही हो, या फिर इलाहाबाद, वर्तमान में मेरे पति की तैनाती इलाहाबाद में ही है, चाहे वह इलाहाबाद, कानपुर या इटावा की पूर्वांचल की बोली रही हो। उनका खान पीन, रहन सहन सब मैंने अपने साथ आत्मसात किया है, क्योंकि मैं बचपन से लेकर अब तक मेरा ये सफ़र जो मेरे पिताजी के समय से शुरू हुआ था, वो अब तक चल ही रहा है अभी। तो मैं अपने परिचय में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि परिचय मेरा सिर्फ इतना सा है कि मैं एक सामान्य घर की लड़की, एक सामान्य घर की बेटी, एक सामान्य घर की बहू, और आप सबकी बहन, और एक जाट परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने वाली एक सामान्य सी महिला हूँ। जो कुछ भी मुझे मेरे पूर्वजों ने दिया, मेरे बड़ों ने दिया, उसी को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। और मैं अब आपको थोड़ा सा अपने एजुकेशन के विषय में बता दूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत जल्दी हो गई थी मेरी शादी। हम लोग 4 बहनें थी, तो मेरे पापा को कहीं ना कहीं ये रहता था कि उस टाइम पे कि मैं एजुकेशन तो दिलाऊं बेटियों को, लेकिन मैं टाइम से शादी भी कर दूं, कि कहीं ऐसा ना हो कल को मुझे कुछ हो जाए और मेरी बेटियों की शादी टाइम से ना हो पाए, क्योंकि ये हर बाप की चिंता रहती है। तो शादी मेरी जल्दी हुई, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पढ़ने का कीड़ा था, या मैं कहिए तो मुझे मेरे पापा से इतना जो है सहयोग और सपोर्ट मिला कि मैं हमेशा कोशिश मैंने यही की कि मैं पढ़ाई में अव्वल रहूं, और जो है मैं पढ़ के, एक मुझे जो अपने पिताजी से मिला वो ये ज्ञान मिला कि आप पढ़ाई के द्वारा
ही अपना जीवन सुधार सकते हैं और दूसरों को का जीवन भी सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। अगर जो पढ़ नहीं सकता अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए हमारा जो भी आयु होती है उस आयु में हमारे काम निर्धारित हैं, और वो निर्धारित काम अगर हम नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें पढ़ाई में विशेष रूप से फोकस करना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हम उस समय को हम कहीं और अनर्गल प्रलापों में खो देंगे, कुछ अन्य विचारधारा के चलते हुए हम किसी और तरफ चल देंगे, तो हम निश्चित रूप से अपने साथ साथ समाज का भी बुरा करेंगे। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना बांटेंगे वो उतना ही बढ़ेगा और उतना ही आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। ये मुझे मेरे बड़ों ने सिखाया और यही मैं संस्कार अपने बच्चों को भी देती हूँ कि पढ़ाई से पहले और पढ़ाई के आगे कुछ भी नहीं है। और पढ़कर, और महिलाओं का पढ़ना तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है लड़कियों का, कि कोई एक लड़की पढ़ने के बाद आप ये समझिए वो 2 घरों का जीवन संवारती है। 2 घरों का जीवन ऐसे संवारती है कि वो अपने मायके का कुल का नाम भी रोशन करती है, वहाँ पे अपने बाप को फ़क्र महसूस कराती है, और उसके बाद ससुराल जाकर भी अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने घर को संभालना और अपनी वैचारिक शक्ति से कुछ अच्छे अच्छे कार्य कर कर वो दिखा सकती है। इसलिए महिलाओं का पढ़ना बहुत 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 आवश्यक है। शुरुआती दौर में जब मेरी शादी हुई तो मैंने उस शादी से पहले ही, इसके लिए मैं बहुत बहुत ईश्वर को आभार देना चाहूँगी कि मुझे मेरे मायके जैसा ही परिवार मेरी ससुराल में भी मिला। मैंने पहले ही अपने क्लियर कर दिया था कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं रोकूंगी। मैं ग्रेजुएशन में थी जब मेरी शादी हुई, तो मेरे ससुराल वालों ने, मेरे परिवार वालों ने मेरी इच्छा का सम्मान रखा, और मेरे पति से लेकर मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, घर में मेरे और बड़े जेठ जी थे जो मेरे भाई समान हैं, जिनका कि मैं बहुत आदर सम्मान करती हूँ। उन्होंने, मेरी जिठानी ने, उन्होंने मुझे बिल्कुल एक बच्चे की तरह रखा। और आप यकीन मानिए कि उस समय मुझे ये बहुत दूर की बातें लगती थी, क्योंकि मैं अपने आसपास माहौल देखती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल एक अपने घर में बच्चे की तरह रखकर पढ़ाया कि जब मैं पढ़ती थी, अपनी सेल्फ स्टडी करती थी, तो मेरी टेबल पे वो मेरे खाने पीने का सामान भी रख कर जाते थे कि इसको उठ के कहीं ना जाना पड़े। और मैंने शादी में हुई मेरी ग्रेजुएशन करने में, लेकिन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 3 सब्जेक्ट में। लगातार मैं पढ़ती रही। इंग्लिश से मैंने एमए किया, पॉलिटिकल साइंस से किया और सोशियोलॉजी से किया। उसके बाद मैंने बीएड किया। फिर उसके बाद जो है संघर्ष, मैं नहीं कहूँगी कि मैंने किया, कभी भी मैंने संघर्ष नहीं किया लाइफ में। इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मुझे उन्होंने थाली में परोस के ईश्वर ने मेरे सामने रखी, क्योंकि मुझे पढ़ाई में भी मेरी रुचि थी, तो मुझे वैसा परिवार मेरे मायके में मिला, वैसा ही परिवार मेरी ससुराल में मिला। नहीं तो ससुराल में जाकर लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, संघर्षों में जुट जाती। मुझे वैसा कुछ भी नहीं मेरे साथ हुआ। सभी, पूरे परिवार ने बहुत सहयोग दिया, और पढ़ना था तो पढ़ाया। फिर उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं अब बीएड हो गया तो मैं नौकरी भी करूं कहीं, तो उसके लिए मेरे पति ने मेरी इच्छा का सम्मान किया। और जहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड की, क्योंकि पोस्टिंग जगह जगह हो जाती थी, तो मैंने पहली बार नौकरी की, इटावा पोस्टिंग थी। इटावा में एक सेंट मेरीज स्कूल है, कॉन्वेंट, अप टू 12th सीबीएसई बोर्ड। तो मैंने अपनी बेटी का मैं वहाँ एडमिशन कराने के लिए गई, तो उन्होंने मुझसे इम्प्रेस होकर मुझे खुद नौकरी ऑफ़र की और मेरे से कहा कि आप हमारा स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं इसके लिए तो ईश्वर को जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि मुझे संघर्ष कभी कहीं नहीं करना पड़ा। हाँ, लेकिन मैंने जो भी किया सच्चे मन से किया, तो हो सकता है शायद ईश्वर ने मुझ पर अपनी मेहरबानी बना कर रखी। वहाँ से मैंने नौकरी का दौर शुरू किया, और फिर जहाँ भी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग होती थी, मैं नए शहर में जाकर नई नौकरी करती थी और फिर रिज़ाइन कर देती थी जब हम दूसरे शहर में जाते थे। उसके बाद जब हम आगरा शिफ्ट हुए, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई आगरा, तो वहाँ से मैंने उसी समय सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला। तो मुझे मेरे घर वालों, उसमें मैं बात फिर कहूँगी, देखिए एजुकेशन, अनुभव, सब परिवार का सहयोग, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। उस समय फिर मेरे परिवार ने मेरा बहुत सहयोग किया। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी करूँ, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे उस समय, पर मेरी माँ और मेरी दूसरी माँ यानी मेरी सासू माँ, वो दोनों अड़कर खड़ी हो गई, और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, तुम्हें अगर ये अवसर मिला है तो छोड़ना नहीं, बच्चों को हम संभालेंगे, और तुम जो है सरकारी नौकरी का अवसर मत छोड़ो। हमें पक्का मालूम है कि विश्वास है तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम नौकरी करो, फॉर्म भरो। और उनके सहयोग से ही, उनके बूस्टअप करने से आप कहिए, तो मैंने फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन हुआ, और आज मैं एक जो है
सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे प्रतिष्ठान पर मैं एक प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ, आगरा में ही। तो इसका पूरा पूरा श्रेय मैं अपनी मम्मी और अपनी मदर इन लॉ को देना चाहूँगी, जिन्होंने एक चट्टान की तरह अड़कर मेरा साथ दिया और मेरी गृहस्थी को संभाला। इससे मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ये मेरा संदेश मेरी सारी बहनों के लिए स्पेशल रूप से है कि हर जगह हर चीज़ का कोई माइनस पॉइंट कोई प्लस पॉइंट होता है, हर चीज़ के साथ होता है, क्योंकि दिन के साथ रात भी जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे कहती हूँ, जो हमारी भारतीय सनातन परंपरा रही है संयुक्त परिवार की, कृपया करके आप उसमें विश्वास रखिए, आप उसका पालन कीजिए और आप संयुक्त परिवार में रहकर अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। आपको उससे 4 गुना ना मिले तो आप जो चाहें मुझे कह लीजिए। इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि आज मैं शायद ना नौकरी कर रही होती, ना समाज सेवा में होती, अगर मेरे परिवार ने मेरा साथ ना दिया होता। और इसमें भी मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरी सासू माँ थी, जिन्होंने मेरे स्कूल जाने पर मेरे पूरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। मेरा बेटा तो मात्र 6 महीने का था, उन्होंने पूरी परवरिश की उसकी। और जो संस्कार आज मेरे बच्चों में हैं वो मैं कहूँगी कि उन्हीं की देन है, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता सुझाया और हम उस रास्ते पर चले, उनका सपोर्ट सिस्टम। इसलिए आप प्लीज़ 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 मेरी सभी बहनों से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप संयुक्त परिवार की प्रथा को मत भूलिए। बड़े बुजुर्ग उस बरगद की छांव के समान हैं कि जो आपको हर तरीके से सुरक्षित रखते हैं, कितनी भी आंधी बारिश तूफान हो, लेकिन उसकी वो इतनी जड़ें मजबूत रहती हैं कि वो आपको कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे। आज जो एकाकी परिवार का चलन है, उसकी वजह से मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग घर से बेगाने होकर वहाँ पड़े हुए हैं। मैं इसके लिए मैं इस एकाकी परिवार व्यवस्था को ही दोष दूंगी, और जो आजकल अंधी आधुनिकता की दौड़ में हम सब लोग भागे चले जा रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये मेरा प्लीज़ आप सभी बहनों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है। हो सकता है आज आपको ये उपदेश लग रहा हो, उपदेश सुनने में अच्छे नहीं लगते प्रैक्टिकल, क्योंकि व्यवहारिक रूप कुछ और होता है, पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको व्यवहारिक रूप देखना है तो आप कृपया करके, सभी आमंत्रित हैं, जिसको जो भी डाउट हो आप मेरे घर चल कर देखिए। और मैं तो अभी कुछ दिन मेरे पापा की 1 साल पहले 2 साल पहले मेरे पापा इस दुनिया से चले गए, उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई थी। उससे पहले मैं सबसे कहती थी कि मेरे पास 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सब कहते हैं 4 छोटे बच्चे इस उम्र में। तो मैं उन्हें बताती थी कि एक मेरे सास ससुर हैं जोड़ा, एक मेरे मम्मी पापा का जोड़ा है। उन 4 छोटे बच्चों को संभालने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि जितनी शायद मुझे अपने बड़े बच्चों को संभालने में भी नहीं करनी पड़ती। तो मैं तो उस काम में भी मुझे अच्छा लगता था, उनकी समस्याओं को सुनना, उनको समाधान करना। और आपको अगर ये देखना है तो ये कोई उपदेश नहीं है, कोई ये वो मैं बता रही हूँ कि परिवार से बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपका कोई हो नहीं सकता। और संघर्ष फिर वहीं आता है जहाँ परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता। जो बहनें आज कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, आप उनसे किसी से भी बात करके देखिएगा, संघर्ष उन्हीं को करना पड़ता है जहाँ परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता। और परिवार का सपोर्ट हमें अगर मिल जाता है तो वो हमारी सबसे बड़ी विजय होती है। इसलिए मैं कहती हूँ आप सभी से, मैं जब भी कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे ज़रूर कहती हूँ कि आप अपने परिवार का साथ दीजिए, संयुक्त परिवार की प्रथा का पालन कीजिए, क्योंकि हम भारतीय हैं। हमारी भारतीय सनातन परंपरा जो चली आ रही है, उसे हम आधुनिकता के झूठे आडंबर के नीचे दबाकर उसे हम तोड़ नहीं सकते, उसे हम मुँह नहीं मोड़ सकते। दूसरी बात जो मैं एक आप सभी को कहना चाहूँगी कि हम ये मैंने बहुत जगह पहले भी कही है, हो सकता है आपको सुनी सुनाई लगे, पर मुझे जब भी मौका मिलता है मैं कहती ज़रूर हूँ कि हम लोग जो समाज निर्माण का जो मेन घटक है, उसके लिए सभी महिलाओं को ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो काम ईश्वर ने आपको सौंपा है। और अगर आज मेरी बहनें कुछ समस्याओं के चलते या अपनी मनोदशा के चलते इस महत्वपूर्ण कार्य से मुंह मोड़ेंगी तो निश्चित रूप से समाज में विघटन होगा ही होगा। समाज को बचाकर संभाल कर रखने की जिम्मेदारी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं पर है, क्योंकि ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर हर जगह नहीं होता, तो इसलिए ईश्वर ने अपनी जगह इस धरती पर माँ को भेजा है, क्योंकि माँ में वो गुण है जो 24 घंटे भी बच्चों के साथ रहती है और वो जिस गीली मिट्टी को जिस रूप में ढालना चाहे ढाल देती है। क्योंकि माँ के पास वो हथियार होता है कि वो अपने बच्चे को प्यार से भी मना सकती है, मनुहार से भी मना सकती है, मार से भी मना सकती है, लेकिन
पिता के रूप में हमें एक ऐसा छाया मिलती है, हमारे बच्चों को एक ऐसा सख्त छाया मिलती है कि जो सिर्फ मार से या फटकार से ही मना सकती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। ये चेंजेस, ये हमें प्रकृति ने ही हमें ऐसा बनाया है। नारी को स्वाभाविक रूप से कोमल बनाया है और सहनशील बनाया है। इसीलिए तो नारी को मातृत्व प्राप्त होता है, पुरुष को नहीं होता, क्योंकि सहनशीलता नारी का सबसे बड़ा गुण है। और इस गुण को आप ये मत सोचिए कि हमें ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया, हम क्यों बर्दाश्त करें। ये बर्दाश्त नहीं करना होता। ये बर्दाश्त करना ना होकर अपने परिवार को बचाना, अपने परिवार को संभालना और अपने परिवार को एक उच्च मुकाम पर पहुंचाना होता है। परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, और समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए। क्यों, अगर आप अपने परिवार में एकता नहीं रख सकते, आप अपने परिवार को एक वो नहीं बना कर रख सकते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले परिवार, फिर समाज, फिर देश। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो मैं महिलाओं से, अपनी बहनों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जब माँ के रूप में आप इस समाज में एक रोल प्ले करती हैं, तो कृपया करके अपने बेटे को, अपने बेटों को, अपने आपके आस पास जो भी भतीजे हों, भतीजे कोई भी हो, मेल बच्चे हों, उन्हें आप महिलाओं का सम्मान करना सिखाइए। आप इस उससे बाहर निकलिए कि मेरा बेटा है तो ये घर का काम नहीं करेगा, मेरा बेटा ये है तो ये रात को कहीं भी जा सकता है। आप अपने बेटे पर भी वही नियम कायदे लागू कीजिए जो आप अपनी बेटियों पर करते हैं। वो अपनी बहन का काम में हाथ बटाए, अपनी बहन को बराबर सम्मान दे, सभी महिलाओं को इज्जत की निगाह से देखेगा तो निश्चित रूप से इस समाज में जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं को लेकर वो कम होंगे। जो आजकल बच्चे आपस में बनाकर नहीं रखते, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, वो अवश्य रूप से कम होंगे, क्योंकि वहाँ बात सम्मान की और प्यार की होगी। वहाँ पे बात इसकी नहीं होगी कि क्या कहते हैं, पुरुष प्रधान समाज। आप इस बात को आंदोलन के द्वारा और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के द्वारा आप बिल्कुल भी इस चीज़ को कम नहीं कर सकते। इस चीज़ को कम करने के लिए आपको शुरू से प्रयास करने पड़ेंगे। आपको पारिवारिक ढांचा ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिससे कि आप इस विचारधारा को बच्चे की रग रग में समाहित कर दें, और वो समाहित तभी होगी जब आप शुरू से उसमें मेहनत करें। मेरा सभी बहनों से विशेष आग्रह है कि वह अपने बेटों को स्पेशल ट्रीटमेंट ना दें, उन्हें भी बहनों की तरह परिवार का एक सामान्य सदस्य समझें और महिलाओं की, अपनी बहनों की इज्जत करना सिखाएं। अगर बहन अपने भाई को पानी का गिलास ला कर दे सकती है तो भाई भी अपनी बहन को पानी का गिलास ला कर दे सकता है। ये सिखाना आपका और मेरा कर्तव्य है। अगर मैं अपने बेटे को ये सिखा पाई तो निश्चित रूप से वो कल को सभी महिलाओं की इज्जत करेगा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आपराधिक ग्राफ भी कुछ नीचे आएंगे। जो महिलाओं को नंबर 2 की स्थिति पर रखा जाता है, वो हम अपने व्यवहार से ही इस चीज़ को सुधार सकते हैं। अब मैं एक दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगी। एक समाज सेवा के ऊपर आते हैं। तो सबका अपना अपना नज़रिया है। बहुत से लोग हैं जो समाज में कोई भी कार्य करते हैं, जैसा कि कोविड के टाइम पे पिछली साल भी और इस साल भी सभी लोगों ने किया। बहुत लोगों ने, जहां घर घर से हुआ ये काम कि आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी एनजीओ के थ्रू खिलाया, या आपने कपड़े पहनने के लिए दिए, या जो जैसे बहुत लेडीज़ ने घर में रह के छोटे छोटे काम भी किए कि जो मेड हमारे यहाँ काम करने आती थी वो नहीं आ पा रही हैं, लेकिन उन्हें सैलरी पूरी दी, उनके यहाँ राशन पानी पहुँचाया। बहुत अच्छा काम किया, करना चाहिए, क्योंकि आप अगर सक्षम हैं और आप किसी को देते हैं, करते हैं, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है, आपके यहाँ बरकत होती है और वो सब उसके यहाँ लिखा जाता है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं विरोधी किसी विचारधारा की नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई, हम लोकतंत्र में रहते हैं, सबकी विचारधारा है, सब स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और सबका काम करने का अपना अपना तरीका है। पर फिर भी मैं अपनी विचारधारा क्योंकि यहाँ बताने के लिए बैठी हूँ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमने भी उस दौरान बहुत काम किया। मेरी संस्था की महिलाओं ने बहुत ज़्यादा किया, घर से खाना बना कर भी दिया। पर मेरा अपना मानना कहीं ना कहीं यह है कि हम जब भी किसी को वस्त्र दान करें या खाना पीने की चीज़ें दान करें तो कृपया करके उसकी फ़ोटो आप दान देते समय की खींचकर सोशल मीडिया पर ना डालें। ये मेरा अपना मानना है। अपने उसके लिए रखें, आप अपनी संतुष्टि के लिए या अपने रिकॉर्ड के लिए खींचिए, रखिए, अपना आपका काम है। और मैं इसको बुरा भी नहीं मानती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि अगर आज आप उस फोटो को डाल रहे हैं तो आपसे प्रेरित होकर कल को 2 लोग और तैयार हो जाएं कि भाई हमें भी करना चाहिए। और ये होता है,
ये होता है, प्रैक्टिकल रूप में भी होता है, पर मैं नहीं मानती इस चीज़ को। मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि मैंने जो है अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि सर्दियों में मैं और मेरी संस्था की महिलाएं हम लोग रात को 8 बजे निकलते थे गाड़ी में सामान डालकर। गर्म कपड़े हम सीधे लुधियाना से मंगाते थे और हम झुग्गी झोंपड़ियों में रात, क्योंकि दिन में बच्चे भीख मांग रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, तो हम लोग रात को पहुंचते थे वहाँ और हम अपने हाथों से पहना कर आते थे। उसके बाद हम फॉलो अप करने जाते थे कि कहीं तुम लोग बेच मत देना, नए कपड़े हैं, अगर तुमने बेचे तो देख लेना, फिर अगली बार से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। आज वो सब लोग हमारे अपने इतने हो गए हैं कि हम जब फॉलो अप के लिए जाते थे तो वो बताते थे कि मैम अब हमें ये चीज़ चाहिए, मैम अब हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन हमने उसकी कहीं कोई फ़ोटो, कहीं कोई जिक्र, कहीं कुछ नहीं किया। एक बार एक पत्रकार महोदय हमारी जान पहचान के ही थे, क्योंकि मैं अक्सर आगरा में कार्यक्रम आयोजित करती हूँ, तो वो आ जाते हैं वहाँ पे, तो सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत साथ और बहुत बहुत मेहरबानी रहती है हमारे ऊपर कार्यक्रम कवरेज के लिए। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अरे मैडम आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप इसको ना पेपर में निकलवाइए। मैंने कहा ना। उन्होंने फ़ोटो भी खींचे। मैंने कहा ये मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, पर मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ये कहीं भी पब्लिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो मैं कर रही हूँ शायद मुझे आत्मिक खुशी ना मिले। तो मैंने ये बात कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो है जब इस कार्य को करें तो अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कीजिए, किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए। अगर आपकी आत्मा की संतुष्टि इसमें है कि मैं फ़ोटो डालकर और लोगों को प्रोत्साहित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो बिल्कुल कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे फ़ोटो नहीं डालने चाहिए तो मत डालिए, लेकिन समाज सेवा हमेशा आत्मा की खुशी के लिए की जाती है। इसे स्वार्थ का साधन कभी मत बनाइए। स्वार्थ का साधन बनाएंगे तो आपको मानसिक कष्ट जरूर होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब एक जो हमारे पंकज जी सवाल पूछ रहे हैं कि मैडम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर आपका क्या विचार है, तो मैं आपके लिए को बता दूं कि मैं खुद इसका जो है साक्षात उदाहरण हूँ। हम 4 बहनें, और हम 4 बहनों को मेरे पिताजी ने पढ़ाने में बहुत मेहनत की इन द सेंस कि उन्होंने हमें माहौल दिया। और कभी भी, एक भाई था मेरा, अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमने सबसे छोटा था, लेकिन हम बहनों और भाइयों में उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया। एक बेटा होने के बावजूद भी जो सुविधा उसको दी वो सुविधा हमें दी, और उसी का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने बैठकर इस तरह बात कर रही हूँ। और आज मैं एक सक्षम महिला के रूप में अपने घर, परिवार, बाहर सभी जगह संभाल रही हूँ, सब चीज़ों को देख रही हूँ। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि आज मैं, मेरे घर में जो मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं, मेरे जो है ससुर जी हैं, वो आज अपने बेटे से बात ना करके उनके मन की जो भी बात होती है मुझे बताते हैं, मेरे से डिस्कशन करते हैं, और मैं जो कर दूं फाइनल बात, वो उस चीज़ को मान जाते हैं। तो ये मुझे कमाया मैंने अपने संस्कारों से, जो कि मुझे मेरे माँ बाप ने दिए। तो इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही एक पढ़ाई का महत्व है सबसे बड़ा। कि देखिए, महिलाओं को कहीं ना कहीं हम भारतीय परंपरा में हैं और परिवार से ही ज़िंदगी चलती है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि मैं इतना कमाती हूँ, मैं क्या, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं तो इतना पैसा कमा रही हूँ और मुझे घर के काम की या घर वालों की कोई ज़रूरत नहीं। इंसान कभी अकेला नहीं रह सकता। परिवार समाज की इकाई है और परिवार से ही समाज बनता है। अगर इंसान अकेला रहता तो वो जंगल में भी रह सकता था। जंगल में क्यों नहीं रहता? क्योंकि फिर तो जानवर और इंसान में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि हमें परिवार आवश्यक है, और परिवार ये नेचर की व्यवस्था है कि परिवार चलाने की ज़्यादातर जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती है। और पढ़ने लिखने से ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी करें, पैसा कमाएं। आप अगर अपने परिवार को भी बहुत अच्छे संस्कार दे रही हैं, बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, तो ये भी एक काबिलियत है, और ये पढ़ाई लिखाई से ही संभव है। अब ये बेटी पढ़ाने की बात आई है, तो मैं आपको अपनी लाइफ का एक चेंजिंग पॉइंट बताती हूँ जिससे मैं समाज सेवा में आई। उससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं सिंपली अपना घर संभालती थी, नौकरी करती थी, घर परिवार में मैं आराम से रहती थी। मुझे कोई किसी तरीके का मतलब इच्छाएं या महत्वाकांक्षा नहीं थी कि मैं जानी जाऊं, या मैं ये करूं, या मेरा नाम हो जाए, या मैं राजनीति में जाऊं, या समाज सेवा, कुछ नहीं था। सिंपल लाइफ थी, सिंपल गोइंग थी, सब कुछ था। मेरी आगरा में पोस्टिंग हुई जब, तो जहाँ मेरी जिस गांव में पोस्टिंग हुई वहाँ पर एक मेरे स्कूल में 3 बच्चियाँ पढ़ती थी, 3 बहनें थी। उसमें से एक बहन उनकी 5th क्लास में थी, और 2 बहनें जो थी वो एक शायद 2nd में थी और एक 3rd में थी, या 1st और 2nd में थी। तो वो जो 5th क्लास वाली लड़की थी वो बहुत चुपचाप बैठी रहती थी, बिल्कुल चुप। उससे कुछ भी पूछो कोई रेस्पॉन्स नहीं देना, उसे कुछ भी कह लो समझ में आ रहा है बेटा, ये बता दो बेटा, वो बिल्कुल बुत की तरह बैठी रहती थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था।
तो मैंने एक दिन मैंने बच्चों से फिर क्वेरी की, मैंने कहा ये इतना चुपचाप क्यों रहती है, क्या बात है। तो उसने मेरे से ये कहा, बच्चों ने बताया कि मैडम इसकी ना शादी हो गई है इसलिए ये ऐसी हो गई है। तो मुझे सुन के बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा 5th क्लास की लड़की, 5वीं क्लास में पढ़ने वाली 11 साल की लड़की, इसकी शादी हो गई। तो मैंने मतलब मैं तो आज ऐसे माहौल में, मैं आपको बता रही हूँ आज से करीब 10 साल पहले की बात, मैं एकदम सन्न रह गई। मैंने कहा ये क्या है। तो फिर मैंने उनसे बच्चों से कहा, मैंने कहा तुम ना इसकी मम्मी को बुला के लाना कल। उसके 2 छोटे बहन भाई थे, मैंने उनसे कहा अपनी मम्मी को बुला के लाना। अगले दिन उसकी मम्मी आई मेरे स्कूल में। मैंने उनसे कहा इसकी शादी हो गई है। तब तक मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ मैडम मैंने तो इसकी शादी कर दी। मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों की तुमने शादी। तो वो बोली कि इसकी बड़ी बहन की थी, वो 15 साल की है, तो उसके साथ मैंने इसके भी फेरे डाल दिए कि मैं 2-2 बार का खर्चा नहीं उठा सकती थी, इसलिए मैंने शादी कर दी। तो मैंने कहा तुमने इसकी शादी कर दी इतनी जल्दी, 11 साल की बच्ची है ये। तो बोली मैं गौना इसका बाद में करूँगी, इसको अभी नहीं भेजूंगी मैं। मैंने कहा कितने दिन बाद, कि मैं 3 साल। मैंने कहा 14 साल की बच्ची को तुम घर गृहस्थी में झोंक दोगी। 14 साल की बच्ची के शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से शादी के लिए फिट हो जाती है। तो वो रोने लगी। वो बोली मैडम मैं बहुत गरीब हूँ और मैं तो लड़कियों को नहीं संभाल सकती क्योंकि मैं मजदूरी करने जाती हूँ, मेरा पति भी मजदूरी करता है। अगर मैं लड़कियों की, कोई माहौल इतना ख़राब है, अगर मैं लड़कियों को घर पे छोड़ के जाऊँ तो उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, और हम दोनों को मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसलिए मुझे सेफ इन्हें रखने का एक तरीका मिला कि ये छोटे बच्चे स्कूल आ जाते हैं, बड़ी लड़कियों की मैंने शादी कर दी। और मेरी ये 2 छोटी लड़कियां हैं, मैं इनकी भी ऐसे ही करूँगी। मैंने कहा इनकी तो तुम नहीं करोगी क्योंकि वो बच्चियाँ बहुत होशियार थी पढ़ने में। वो बोली मैं तो करूँगी मैडम। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी है ना, पढ़ा लिखा के किसी काबिल बना। तो वो रोने लगी, बोली मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कैसे काबिल बना दूँ इसको, और मैं इन्हें सेफ रखूँ या काबिल बनाऊँ। तो मैंने कहा अच्छा अगर ये बात है, तुम खर्चा नहीं उठा सकती, ये नहीं कर सकती, तो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ पढ़ाने की, पर तुम इनकी शादी मत करना। इससे वो आपको मैं बता नहीं सकती कि अब भी मैं कभी सोचती हूँ तो मेरे अंदर से इतना जी टूटता है मेरा उस लम्हे को याद करके। उस महिला ने, बेचारी ने मेरे पैर पकड़ लिए और रोने लगी। वो बोली अगर मैडम आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपके जीवन भर मैं आपका एहसान मानूंगी। उसके बाद मैंने उस महिला को अपने स्कूल में 4th क्लास में रखवाया। मैंने कहा तुम स्कूल में आओ, अपने बच्चों की भी देखभाल करोगी और सामने भी रहोगी। फिर उनकी बेटियों के पढ़ाने पे मैंने थोड़ा सा, दोनों बहुत अच्छी थी पढ़ने में, थोड़ा अपना प्रयास और ज़्यादा बढ़ाया। उनके ट्यूशन भी लगवाए, उन्हें सारा बुक्स, कॉपी, किताबें, कपड़े सब कुछ अरेंज कराया। मतलब आपको मैं बता रही हूँ कि आज की डेट में वो लड़कियाँ मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मेरी अपनी बेटियाँ। और फिर उसके बाद वो, उन्हें इतना धुन लगी पढ़ने की, उनका बस ये कि मैडम हमें तो पढ़ के आप जैसा बनना है। जो उसमें से बड़ी वाली बेटी थी उसने लास्ट ईयर 10th किया, और आप इस बार वो 12th में है, बिफोर लास्ट ईयर 10th किया। और आप समझिए 10th में उसने, जहाँ अकोला एक जगह है, आगरा में टाउन है, अकोला के आसपास वो गवर्नमेंट स्कूल में थी, और उसने 10th में आसपास के 20 स्कूल में टॉप किया था उस लड़की ने। और मुझे उसके स्कूल में बुलाया गया, उससे पूछा गया कि आप, जब वो टॉपर थी 15 अगस्त पे उसे जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उससे पूछा गया आप घर से किसे बुलाना चाहती हो। तो उसने कहा कि मैं अपनी मैडम को बुलाना चाहती हूँ। वहाँ जो स्टेज पे उन्होंने मुझे सम्मान दिया, आज उसने मुझे इतना अभिभूत कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ से फिर जब मैंने देखना शुरू किया, जब उस लड़की को मैंने, उन दोनों बच्चियों को, छोटी वाली उसे देख के पढ़ने लगी। आप भी समझ लीजिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान इतना महत्वपूर्ण है कि एक बेटी को पढ़ाने का मैंने जिम्मा उठाया तो दूसरी खुद तैयार हो गई। और आज मेरे पास 5 बेटियां हैं ऐसी आसपास की, जिनका कि मैं पढ़ाने में, मैं उनके परिवार से ज़्यादा मेरा, और आप ये समझ लीजिए कि उनके घर वाले आज हर डिसीज़न के लिए मेरे ऊपर हैं। वो ये कह देते हैं कि मैं ये कहूँगी यहाँ एडमिशन कराना है कि ठीक है मैडम, ये साइकिल से नहीं जाएंगी, ऑटो से जाएंगी कि ठीक है मैडम, जो आप चाहें। मैंने कहा इनकी शादी के मत सोचना, बिल्कुल भी ठीक है मैडम। मतलब वो पूरी तौर से मेरी जिम्मेदारी, मेरा ही सब कुछ उन लड़कियों के ऊपर है। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट ऐसे कि वहाँ से मुझे लगा कि शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। और ये मेरा बहुत छोटा सा प्रयास था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया या लेकिन वो एक टचिंग पॉइंट था जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं शायद ऐसे ऐसे और बच्चों को भी खोजबीन करके कुछ कर सकती हूँ उनके लिए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी, और हाँ, इसमें मैं, आप मुझे स्वार्थी कह सकते हैं कि मेरा सारा ध्यान बेटियों की तरफ ज़्यादा रहता है, या उनके लिए मैं ज़्यादा करना चाहती हूँ, किया भी है मैंने।
क्योंकि जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज भी हमारे स्पेशली हमारे ग्रामीण परिवेश में बेटियों के साथ भेदभाव तो होता है। और अगर हम एक भी घर में भेदभाव रोक पाए तो शायद मैं मानूंगी कि मैं सफल हो गई अपने काम में। इसके लिए मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि जहाँ भी कहीं आप भेदभाव होता देखें तो आप समझाएं लोगों को अपनी वैचारिक शक्ति से, अपने साधनों से। और समझाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना, अगर आप 10 लोगों को समझाएंगे तो किसी एक पर तो फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपने एक परिवार को भी बदल दिया तो समझ लीजिए आप सफल हो गए जीवन में। आपको लगेगा कि आपने किसी की ज़िंदगी बना दी। और अब उसके लिए एक और अब बारी आती है हमारे युवा साथियों की। तो एक समाज सेवी होने के नाते और या समझ लीजिए अपने अनुभव द्वारा मैं आप सभी से एक मेरी प्रार्थना अवश्य है कि आप जिस एज के जिस फेज़ में हैं आप उस कार्य को अपनी परिपक्वता से, अपनी सक्षमता से, अपनी पूर्णता के साथ कीजिए। आपका कार्य इस समय कैरियर को बनाना, समाज में, परिवार में सामंजस्य बिठाना और सबका सहयोग करना और सहयोग लेना आपका ये कार्य है, तो आप इसी को कीजिए। आजकल क्या होता है कि दिखावे का बहुत प्रचलन है। बच्चे बड़ी जल्दी होड़बाजी में आ जाते हैं, इसके पास ऐसा फ़ोन है, मुझे भी ऐसा फ़ोन चाहिए, ये ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है तो मैं भी ब्रांडेड कपड़े पहनूं। तो ये सारी चीज़ें, आप बाइक पे चलते जा रहे हैं, धुएं उड़ाते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें मत कीजिए। इसका भी समय आएगा, समय के हिसाब से हर चीज़ अच्छी लगती है। आप सबसे पहले आपका कैरियर, क्योंकि आपका कैरियर ही आपकी पहचान बनेगी। आपने अगर अपनी पहचान बना ली, ऐसे तो अरबों की जनसंख्या है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस दुनिया में, रोज़ कितने नए जन्म लेते हैं, कितने लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। कोई किसी का रिकग्निशन नहीं है। आपके आसपास के 4-6 लोग आपको जानते हैं, जाने के बाद रो लेते हैं, आते हैं तो खुशी मना लेते हैं, इसके अलावा कुछ। लेकिन ये जीवन तो ईश्वर ने आपको नहीं दिया, आपको इस इंसान बनाकर इस धरती पर भेजा है। तो अगर आप परोपकार नहीं कर पाए, आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए, तो मैं समझती हूँ कि शायद ये जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। तो युवाओं से मेरी इतनी प्रार्थना है कि जो आजकल एक नशेबाजी की जो प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो सिर्फ अपने आप को कूल और हैप दिखाने में जो एक बढ़ती जा रही है ये चीज़, इससे कृपया करके दूर रहिए और अपने जीवन का एक टारगेट फिक्स कीजिए। आपने अगर अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो, और दिन रात उस लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाइए, तो कोई ताकत नहीं जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोक सके। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके लक्ष्य में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आपने विकल्प तलाश लिए तो आपको विकल्प का रास्ता आसान लगेगा और आप उस तरफ चल देंगे, और फिर आप अपने लाइफ के साथ बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर लाइफ के साथ अच्छा करना है, अपना जीवन एक जो है उद्देश्य के साथ जीना है, तो आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको जी जान से जुट जाना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नशे से दूर रहिए और पढ़ाई में आप स्पेशल ध्यान दीजिए अपना, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान अवश्य रूप से कोई ना कोई संभावना, नए रास्ते, अपनी तरक्की के, अपने परिवार की उन्नति के, अपने परिवार के सहयोग के तलाश ही लेता है। ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ लिख कर आप नौकरी करें, आप पढ़ लिख कर बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कोई भी कार्य कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन पहले अपनी कमाई का साधन, अपनी कमाई के साधन पर फ़क्र करना सीखिए। अपनी कमाई के साधन पर अब अगर आप फ़क्र करेंगे तो निश्चित रूप से आप भोजन भी स्वाद लेकर कर पाएंगे। अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर भोजन करेंगे तो वो आपको 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा, चौथे दिन आपको ये लगने लगेगा कि शायद सामने वाला मुझे बहुत एहसान में खिला रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, किसी का बोझ मत बनिए। अगर आप बोझ बनेंगे तो कोई भी आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो। आप इस छोटी सी बात को ये समझिए कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ जब गर्भवती होती है तो बहुत प्यार और बहुत केयर से उस 9 महीने के टाइम को पूरा करती है और बहुत दर्द सहकर उस बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे से उसकी जान जुड़ी होती है। छोटा बच्चा होता है, बिस्तर में ही लैट्रिन बाथरूम करता है, वो खुशी खुशी उसके सारे काम करती है, एक उम्मीद में कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़ी होगी या बड़ा होगा, बड़े होने के बाद फिर जो है क्या कहते हैं, ये अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, इस आशा के साथ, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, क्लास कोई मायने नहीं रखती, धन दौलत संपत्ति इसमें कोई मायने नहीं रखती। सारी माँओं का एक ही सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी बड़े होकर कुल का, समाज का नाम रोशन करे। और नाम कैसे रोशन करेगा?
पढ़ लिख कर कैरियर बनाकर अपना, चाहे वो किसी रूप में कैरियर बनाए। और वही बेटा बड़ा होकर अगर ये कहे कि भाई माँ तुम तो जो है, मैं जब छोटा था तब जो है मेरे सारे काम करती थी, अब भी करो, तो वही माँ उसको 2 चांटे मार के अकल भी ठिकाने लगा देगी। क्यों? क्योंकि वक्त वक्त की बात है। अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको अपनी एज के अनुरूप वो कार्य करने चाहिए जो कि करने के लिए आप आए हैं यहाँ पर, जो कि आपको करना चाहिए अपनी एज के हिसाब से। इसलिए मेरी आपसे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप स्टूडेंट लाइफ में पढ़िए, पढ़ने पर मेहनत कीजिए, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अगर लक्ष्य निर्धारित करके सीधे रास्ते पर चलेंगे तो आप अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक जीवन में, अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनेंगे। और आप सफल व्यक्ति बनेंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी आप अपने से जोड़कर उन्हें सही राह दिखाएंगे और उनके लिए एक उदाहरण पेश करेंगे। अंधी दौड़ में मत आइए, आधुनिकता की अंधी दौड़ में मत रहिए। हम भारतीय हैं, हमें अपने भारतीयों को, अपनी परंपराओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये आपने, और हमारी कोई भी भारतीय परंपरा साइंटिफिक रीज़न के बिना नहीं है। आप ये देख लीजिए, ये आपने कोरोना काल में सीख लिया होगा। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा ही थी कि बाहर से आते ही हाथ मुंह धोना है, बाहर के जूते बाहर उतार कर आने हैं। तो आप देख लीजिए, अब पूरे विश्व को उस परंपरा का पालन करना पड़ा जिसे हम पहले पुरातन पंथी कहकर रिजेक्ट कर दिया करते थे। तो आप क्योंकि भारत की संस्कृति इतनी बड़ी, इतनी विशाल और इतना साइंटिफिक स्टैंड लिए हुए है कि ये तो पूरे विश्व के लिए एक जो है दृष्टांत का काम करती है। तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते इस चीज़ को आगे? आपको तो अपनी संस्कृति का पालन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यवाहक के रूप में कार्य करना चाहिए। और एक जो युवाओं में नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, उससे कृपया करके दूर रहिए। ये सिवाय आपको बर्बादी के और कुछ नहीं देगा। दूसरी बात, मैं अपने युवा साथियों से और कहना चाहूँगी कि आजकल एक उन्होंने सीढ़ी बना ली है कि पहले समाज सेवा और समाज सेवा की आड़ में राजनीति। तो ये ठीक नहीं। अगर आप राजनीति, देखिए मेरा कहना ये कि समाज सेवा एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति भी एक कैरियर है। राजनीति में जो लोग जाते हैं वो एक कैरियर को अपनाते हैं क्योंकि वो उनकी जीविका बन जाती है। समाज सेवा नहीं रहती। समाज सेवा हो सकता है हो उसमें कि उन्हें, लेकिन गवर्नमेंट का काम करने के लिए आप एक नुमाइंदे के रूप में वहाँ कार्य करते हैं। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको उसके लिए सैलरी भी मिलती है, आपको आपका टेन्योर पूरा होने के बाद उसका पेंशन भी मिलती है। तो ये तो एक कैरियर हो गया। अगर आपको राजनीतिक कैरियर के रूप में भी चाहिए तो आप फिर पूरे तौर से उसमें जाइए, विकल्प मत तलाशिए। अगर आप विकल्प तलाशेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए आप कोई भी कार्य करें पूरी तन्मयता के साथ और बिना विकल्प के अपना लक्ष्य साध कर आप सधेवे कदमों से अगर बढ़ते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से अवश्य ही सफल होंगे। क्योंकि सफलता का मंत्र एक ही है कि आपके रास्ते में, आपके लक्ष्य में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य सधा हुआ होना चाहिए। और जो भी लोग, अब ये बात मुझे जो है मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगी, सामाजिक रूप से सक्रिय होने के बाद एक बहुत ही कहना चाहिए सामाजिक शख्सियत, मजबूत शख्सियत है हमारे जाट समाज में, चौधरी वीरपाल सिंह जाट जी, जिनके सानिध्य में आने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिली वो मैं अवश्य यहाँ आप सबके लिए कोट करना चाहूँगी कि अगर आप समाज सेवा करते हैं तो आप समाज सेवा कीजिए, और अगर आप राजनीति में जाते हैं तो आप फिर विशुद्ध रूप से राजनीति कीजिए। क्योंकि बुरा नहीं है कि समाज सेवी राजनीतिक ने काम नहीं कर सकता या राजनीतिक व्यक्ति समाज सेवी नहीं बन सकता, बन सकता है, और जो अगर करना चाहे कर सकता है। लेकिन बात कहाँ आ जाती है कि जब आपका सामाजिक क्षेत्र है तो वो असीमित है। आपको जो व्यवस्थाएं चल रही होती हैं, जो सिस्टम हो रहा है, हमारा चल रहा होता है, आपको कई बार उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। और जब आप राजनीतिक दल में होते हैं, राजनीति में होते हैं, तो किसी न किसी राजनीतिक दल में आपकी निष्ठा होती है। तो आप उस राजनीतिक निष्ठा के कारण उस दल के नियम कायदों से, प्रोटोकॉल से बंधे हुए होते हैं। तो आप स्वच्छंद रूप से सामाजिक कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने दल की विचारधारा को लोगों के सामने लाना है और अपने दल की विचारधारा को ही पल्लवित और पोषित करना है। तो जब आप अपने दल की विचारधारा को पल्लवित पोषित करेंगे तो आप आम काम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आपको तो पता चला कि जो इस समय सरकार है, आपको उसी के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद करके खड़े हो जाना पड़ेगा कई बार। जैसा कि अब हम किसान आंदोलन में देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें वहाँ गए,
और अपना सामर्थ्य के अनुसार सारा कार्य किया। किसी ने जिंदाबाद मुर्दाबाद भी की, किसी ने वहाँ बैठकर भी सहयोग दिया, किसी ने खाने पीने का सामान ले जाकर सहयोग दिया, किसी ने खाना खुद बनाकर भी दिया, है ना। तो वहाँ पे क्या है, आप व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं वहाँ पे, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, है, राजनीतिक सहयोग तो नहीं मिला। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आप राजनीति, क्योंकि देखिए हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं तो बिना राजनीति के भी काम नहीं चलता, लेकिन आप राजनीति में जाएं तो फिर राजनीति में झंडा गाड़िए अपना, और समाज सेवा करते हैं तो समाज सेवा को खुले मन से और बिल्कुल ये सोच के कि मुझे ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, तो मैं उसके अनुरूप ही कार्य करूँगा। और अगर आप एक चेहरे को भी खुशी दे पाए तो यकीन मानिए आप बहुत आत्मसंतुष्टि के साथ उस रात भोजन करेंगे। ये मेरा अपना मानना है। और जो है एक सभी बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि कृपया करके, मैंने पहले भी कहा है फिर कहा है, हमारी जो है संयुक्त परिवार की प्रथा को मत टूटने दीजिए, मत बिखरने दीजिए, क्योंकि आज आप जो करेंगे कल आपके सामने आएगा। एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर आज आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान नहीं देंगे, कल आपको भी नहीं मिलेगा। और ये होगा, क्योंकि समय अपने चक्र से चलता है, और चक्र से चलने के बाद वो आपको एहसास ज़रूर करवाता है कभी ना कभी कि आपने क्या किया था और अब देखिए क्या हो रहा है। इसलिए मेरी बात को मेरी सभी बहनें अन्यथा ना लें। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारी सामाजिक रूप से हमारे ताने बाने को छिन्न भिन्न ना होने दें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। आप जो है हमारी संयुक्त परिवार की प्रथा को जीवित रखिए और आने वाली नस्लों को उसका जो है एहसास कराइए और ये संस्कार देकर जाइए। दूसरा एक, क्योंकि मैं जाट समाज से आती हूँ और हमारा राष्ट्रीय जाट एकता मंच और जाट वीरांगना सभा दोनों का ही लक्ष्य रहा है कि हम अपने समाज का उत्थान कर सकें, उनके जो है जो भी जिस भी स्तर पर हम सहयोग कर सकें करें। तो इसके लिए मेरा जाट समाज से जुड़े हुए जितने भी मेरे बहन भाई हैं, जो युवा शक्ति है स्पेशल रूप से, आप अपने जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, आप उनका इतिहास ज़रूर पढ़िए और अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देकर जाइए। क्योंकि अगर आप ही ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी ध्यान नहीं देगा। और हमको ही ये कार्य करना है कि हमारा जो महापुरुषों का इतिहास इतने सालों से भूला हुआ था, जिसे लोग याद नहीं कर रहे थे और कहीं दबा हुआ था, या दूसरे तरीके से महापुरुषों का इतिहास सामने लाया गया, हम उसे सही रूप में सामने लाएं और अपने आने वाली नस्लों को देकर जाएं। इसके लिए मैं यहाँ एक विशेष उल्लेख करूँगी। आगरा में मेरे भाई हैं शैलेंद्र नरवार जी, वो बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और अपने जाट समाज के इतिहास के महापुरुषों पर उन्होंने बहुत काम किया है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारा इंडिया नाम से वो एक चैनल, यूट्यूब चैनल है उनका, आप उस पर जाकर देखिए। हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर उन्होंने इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है कि जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप शायद डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए उस चीज़ से और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगत सिंह जी को आप देखिए, और महाराजा सूरजमल जी को आप उसमें डॉक्यूमेंट्री में देखिए और सुनिए। ये ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, वीर गोकुला जाट जी, जिन्होंने कि अपने शरीर का बलिदान कर दिया, जिन लोगों ने समाज और परिवार के लिए यही नहीं सोचा कि हमें जिंदा रहना या नहीं रहना। हमारे वीर शहीद राजा नाहर सिंह जी, जिन्होंने इतनी अल्पायु में अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार ना करते हुए उनसे मोर्चा लिया और इतनी जो है यंग एज में ही वो फांसी चढ़ गए और अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ये ऐसे ऐसे विरासत हमारी है, इतनी समृद्धशाली, इतनी गौरवशाली, कि मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि कृपया करके अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाइए, अपने आने वाली नस्लों को दीजिए, नहीं तो कल को आपका नाम लेवा भी कोई नहीं होगा और हमारी जो है विरासत मिटने ना पाए, इसका पूरा जिम्मा आपका और हमारा है। और अब मैं जो है जिस मेन मुख्य कार्य के लिए यहाँ आज आई थी, पंकज जी ने आग्रह किया था कि युवाओं के लिए कोई ख़ास संदेश दीजिए, तो युवाओं के लिए ख़ास संदेश मेरा यही रहेगा कि आप, आज भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। युवाओं से जो है हमारा देश इस समय बिल्कुल कहना चाहिए तो भरा हुआ है, और यूथ में वो ताकत होती है कि जो बड़े बड़े सिंहासनों को पलट देती है, क्योंकि ये काम करने की उम्र होती है। तो इसमें आप अपने जोश और जज्बे को कायम रखते हुए
आप जो भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कर पाएँ, आप कैरियर से आप वो कीजिए। और मूल मंत्र जीवन का एक बना लीजिए कि मैं अपने देश के लिए या अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए मुझे ये करना है, करना है, करना है। और अच्छा व्यायाम, योगा, अच्छा खान पान, ईश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, वो उनका पालन कीजिए। और अपने दिमाग को सधा हुआ रखिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी जान से जुट जाइए। और नशाखोरी से कृपया करके आप सभी दूर रहिए, जो भी, क्योंकि नशा एक ऐसी बुरी बीमारी हमारे देश में फैल चुकी है। खासकर युवाओं में जो फैशनबाजी में, होड़बाजी में जो प्रथा ये चल गई है, कूल डूड दिखाई देने की, इससे कुछ भला नहीं होगा। आप अपने शरीर का भी सत्यानाश करेंगे और अपने समाज का भी सत्यानाश करेंगे, और आपका परिवार दुखी रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आप अपना बुरा करेंगे। तो इसलिए कृपया करके नशे से दूर रहिए और अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। और संघर्ष से ही कहते हैं सफलता का रास्ता निकलता है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए, कभी आपको लगे कि ये काम मेरा कैसे होगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो निराश मत होइए। न हो न निराश करो मन को, इस चीज़ को दोहराइए। और मैं इस संसार में आया हूँ तो मैं कुछ करके जाऊँगा, मैं कुछ बनूँगा, मैं कुछ करके दिखाऊँगा, इस मूल मंत्र को अपना लीजिए, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद, धैर्यपूर्वक मुझे सुनने के लिए। हो सकता है कुछ बातें मेरी आपको अच्छी लगी हों, कुछ नहीं लगी हों। जो अच्छी लगी उनके लिए धन्यवाद, और जो नहीं लगी उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कभी और रूबरू होंगे तो कुछ और अच्छा कहने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद मुझे समय देने के लिए। नमस्कार।